पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मीडिया की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन पत्रकारिता बेहद जोखिम भरा पेशा भी है। दुनिया भर में आए दिन पत्रकारों पर जानलेवा हमले होते रहते हैं। इन जानलेवा हमलों से पत्रकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। मीडिया के महत्व और उस पेशे के खतरों को देखते हुए द नवीन पुरोहित शो के इस एपिसोड का मूल उद्देश्य अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे पत्रकारों और अपनी जान गंवाने वाले मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि देना है। नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो पत्रकारिता की मौत में बहुत ही बुझे मन से मैं आपका स्वागत तो नहीं करूंगा, लेकिन आपसे जुड़ रहा हूं क्योंकि यहां एक पत्रकार की मौत की बात है। और जब एक पत्रकार की मौत होती है तो उन परिस्थितियों में शने शने बहुत कुछ आसपास मरता है। तो यह सिर्फ छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बीभत्स मौत का मामला नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के एक बड़े हिस्से की मृत्यु है, जो पत्रकारों की एक बड़ी जमात को रोज सुबह शाम अनगिनत राजनेताओं की चौखटों पर, राजनीतिक दलों के कार्यालयों में, ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिसों के बाहर चिरौरी करते हुए, अकारण अमर्यादित ही करते हुए, ऐसा करते हुए देखकर रोज शर्म से पानी पानी होकर वो पत्रकारिता कहीं ना कहीं घुट घुट कर मर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही पत्रकारिता स्वल्पाहार की जद्दोजहद में पसीना पसीना हो रही है। वही पत्रकारिता एक अदद फोटो खिंचाने की जद्दोजहद में हाँफ रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ उस दिवंगत आत्मा से कि सुनो मुकेश, अगर तुम्हारी आत्मा सुन रही हो तो अच्छे से सुन लेना। आदमी का अगर कहीं पुनर्जन्म मिले तो धोखे से भी पत्रकार मत बनना, क्योंकि हमारी अधिकांश जमात बिना पत्रकारीय उपक्रम के, यानी कोई खबरों का सरोकार नहीं, कोई कवरेज नहीं, पत्रकारिता से संबंधित कोई काम नहीं, बिना किसी अस्तित्वगत संकट के, ऐसा भी नहीं है कि भाई रोजी रोटी का सवाल हो, बहुत परेशान हो, कोई इतनी बड़ी समस्या हो, तो सब बड़ी जमात का एक हिस्सा पत्रकारिता को पीछे की जेब में रखकर, तशरीफ के नीचे दबाकर बड़े मजे से तफरीह कर रही है। श्रीमान परम सम्मानीय पत्रकार महोदय ने इस नेता के बंगले से तशरीफ उठाई, सो उधर धर दी। इस राजनीतिक कार्यालय में निःशुल्क परम ज्ञान का प्रवचन संपन्न किया, सो दूसरी जगह गद्दी जमा ली। चाय नाश्ता संपन्न किया, डकारें लीं, कुछ हवाई बातें की, कुछ इधर उधर की बातें की, 10 झूठी बातें कहीं, 4 झूठी तारीफें सुनी और ब्रह्म ज्ञान का चश्मा चढ़ाया और चल दिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे को चरितार्थ करते हुए सुबह से शाम तक न जाने हमारे जमात के कितने लोग पत्रकारिता की नित्य क्रिया कर रहे हैं और फिर कल की तैयारी के लिए महाप्रयाण कर लेते हैं। रही सही कसर डिजिटल और सोशल मीडिया के प्रवेश द्वारों ने पूरी कर दी, जिसने इस जमात में जनसंख्या विस्फोट का काम किया। जहां पता ही नहीं कब कौन कहां सीधा संपादक, चैनल हेड और चेयरमैन बनकर गाड़ी पर प्रेस जमकर माननी को इम्प्रेस करने में जुट जाए। अपवाद स्वरूप वहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ भी कुछ एक मुकेश तुम्हारी तरह पत्रकारिता को सींचने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन बहुतायत उन्हीं हुतात्माओं की है। माना इन हुतात्माओं के साहब लोगों से गहरे और व्यक्तिगत और नज़दीकी संबंध होंगे तो कितनों से नज़दीकी है इनकी। सभी जगह ही चलती है। ऐसी कैसी गलबहियाँ, ऐसी कैसी नज़दीकी इनकी। कुछ लाइनें कहीं पड़ी थीं कि जो सबका ही यार हो, नहीं किसी का यार, और जो हर चाबी से खुल जाए वो ताला ही बेकार। तो कहीं तो मर्यादा बनानी पड़ेगी, कहीं तो एक लकीर खींचनी पड़ेगी। अकाट्य तथ्य और ध्रुव सत्य है कि पूरी नहीं रख सकते। क्या पूरी नहीं रख सकते? पत्रकारिता में ईमानदारी, और ये बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ। तो थोड़ी सी तो अपनी समव्यवसाय, अपने पेशे से ईमानदारी रखो। थोड़ी ईमानदारी ही रख पाओ आज के दौर में, वो भी बहुत है। और जो पूरे ईमानदार होने का और पूरे सच होने का दावा कर रहे हैं, वही लोग पूरी तरह बेईमान और पक्के झूठे हैं। हमारे पुरखे कहते थे कि बाप एक माई बाप एक, माने फादर और गॉड फादर एक ही होता है।
लेकिन इस दौरे जी हुजूरी में इन फालतू बातों का क्या मतलब? कहाँ कहाँ पत्रकारिता गिरवी रख रहे हैं और क्यों रख रहे हैं? सुनो मुकेश चंद्राकर, तुम्हारी ऐसी निर्मम हत्या करने का साहस उस राक्षस हत्यारे सुरेश चंद्राकर के दिमाग में एक दिन में तो नहीं उपजा होगा। उस निकृष्ट विचार को खाद पानी देने का काम हम सब ने किया है। उस हत्यारे सुरेश चंद्राकर ने हमारी अधिकांश जमात को खुद के सामने लल्लो चप्पो करते, खीसे निपोड़ते, जी भैया, जी भाई साहब, वाह भाई साहब, आपकी तो बात ही अलग है। अरे वाह भाई साहब, आप जब आते हो तो जलसा हो जाता है। भाई साहब आप नहीं होते तो क्या होता है इस क्षेत्र का, ये सब कहते करते हुए देखा होगा। तो तुम्हारे तीखे प्रश्नों से कहाँ सहन होते? तुम कहाँ से उसे पत्रकार लगते? तुम तो उसे प्रहार की तरह लग रहे थे। तुम तो चुभ रहे थे उसे आँख के कांटे की तरह, इसलिए तुम जमींदोज कर दिए गए। अगर उस हत्यारे को हमारी ही जमात का मौन समर्थन ना होता, उस हत्यारे की आंखों में हमारी जमात का यह इंप्रेशन नहीं होता, ये छाप नहीं होती, ये छवि नहीं होती, अगर उस कायर से ऐसे प्रश्न, सीधे सवाल हमारी जमात ने बड़ी संख्या में किए होते, तो उस आदमखोर हरामखोर दो कौड़ी के ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की क्या बिसात थी, क्या औकात थी, जो वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखने का साहस कर पाता। और मुकेश, ये मत सोचना कि तुम्हारी मौत से कुछ बदलेगा। तुम्हारी मौत कागज और टीवी पर सिर्फ एक तमाशा है, और शायद तुम ऊपर से देख कर कह भी रहे होगे कि आ गए हैं। ये जो मौन है, ये जो शून्यता है, ये तुम खुद भर लेना मेरी मौत का तमाशा देखना। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी, अपने नाम को चरितार्थ करिए। आपका धन्यवाद तो अदा नहीं करूंगा, क्योंकि आपका नैतिक दायित्व है। मुखिया मुख चाहिए, खान पान सो एक। तो जिस प्रकार से आपने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत पर पत्रकार भवन बनाने का ऐलान किया, उनके परिजनों को कुछ मुआवजा दिया, ठीक है, ये राहत, आपने उस तरफ ध्यान दिया, लेकिन ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अपने नाम को चरितार्थ करिए, अपनी संवैधानिक सुदर्शन शक्तियों का वास्तविक पत्रकारों के हित में उपयोग कीजिए, कुछ कठोर निर्णय लीजिए। वास्तविक पत्रकार कौन है? अब ये तय जनसंपर्क नहीं करेगा, और ना ही जनसंपर्क को करना चाहिए। ये तय कोई पार्टी का मीडिया विभाग नहीं करेगा, ना पार्टी के मीडिया विभाग को करना चाहिए। सब सर्टिफिकेट बांटने में लगे हैं, ये गोदी मीडिया है, ये फलानी मीडिया है, ये ढिमकी मीडिया है। नेगेटिविटी प्रश्न किसी को पसंद नहीं है। सरकारों का चरित्र एक सा है, राजनीतिक दलों का चरित्र एक सा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाली पार्टी एक कुछ चैनल्स को अपनी डिबेट्स में जाने के लिए कुछ चैनल्स में मना कर देती है, कुछ चैनल्स को बैन कर देती है। माना कि वो पक्षपाती होंगे, लेकिन पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा तो इस प्रकार से होगी कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा भी मैं कर रहा हूँ। आप मुझसे किसी भी स्तर तक प्रश्न पूछते हैं, जो पसंद नहीं है वो सही नहीं है। वर्तमान में मीडिया के लिए एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो न राजनीतिक दलों के मीडिया विभाग ये तय करें, न जनसंपर्क ये तय करे, बल्कि पत्रकारिता के लिए अपना जीवन होम कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों की एक समिति बनाइए, उनको सौंपिए कि वो तय करें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं वो डिजिटल माध्यम से, प्रिंट माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उन्हें वर्गीकृत करने दीजिए कि कौन वास्तविक पत्रकार हैं और कौन छद्म पत्रकार। अंतिम छोर के व्यक्ति के उदय से इतर आम आदमी के हक और हुकूक की आवाज़ उठाने वाले, जिसे पत्रकार कहते हैं, हम पत्रकारों की रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए। वर्तमान समय में पत्रकारिता का स्वरूप और पत्रकारिता की क्या स्थिति है, विश्व प्रेस सूचकांक में ये भारत पत्रकारिता के मुहाने पर आखिर कहाँ खड़ा है, इन सब बातों पर हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट देखिए। पत्रकारिता की बुनियादी परिभाषा की बात करें तो समाचारों को इकट्ठा करना, उन्हें जोड़ना, प्रस्तुत करना पत्रकारिता है।
पत्रकार विभिन्न मीडिया के लिए कई अलग अलग प्रकार की सामग्री तैयार करते हैं, लेकिन उनका काम इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि घटनाओं से संबंधित गैर काल्पनिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित रहे। पत्रकारिता समय के साथ साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका है। पत्रकारिता एक पेशा नहीं बल्कि जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारिता के मुख्य 5 प्रकार हैं। खोजी पत्रकारिता। पत्रकारिता एक विशाल विषय है और इसमें विभिन्न प्रकार रूप शामिल है। ऐसा ही एक प्रकार है खोजी पत्रकारिता, जो सबसे अधिक मांग वाली पत्रकारिता तकनीकों में से एक है। ये समाचार रिपोर्टिंग की एक शैली है जो पाठकों दर्शकों के लिए पहले कभी नहीं देखी गई। कहानियों को लाने के लिए गहन शोध और सच्चाई को उजागर करने, घोटालों का पीछा करने और साजिशों का पता लगाने का उपयोग करती है। खेल पत्रकारिता। खेल आयोजनों में बेतहाशा वृद्धि और इसकी चमक दमक के कारण खेल पत्रकारिता सबसे अधिक मांग वाली पत्रकारिता में से एक बन गई है। ये समाचार रिपोर्टिंग की एक शैली है जहां पत्रकार लाइव मैच विश्लेषण को कवर करते हैं, खिलाड़ियों, सहायक कर्मचारियों, प्रबंधन के साक्षात्कार लेते हैं और पर्दे के पीछे जाते हैं। महिला पत्रकारिता। पिछले कुछ सालों में महिला पत्रकारों की संख्या बढ़ी है और महिला सुरक्षा अधिकारों के हित में भी अच्छा काम हुआ है। वहीं आज भी दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों को छोड़ दे तो महिला पत्रकारों की संख्या काफी कम है। उसकी एक वजह ये भी है कि महिला सुरक्षा को लेकर उतने अच्छे इंतजाम नहीं है। पत्रकारिता जैसे व्यापक और विशद विषय में महिला पत्रकारिता की अवधारणा भले ही कुछ अटपटी लगती है, लेकिन नारी स्वातंत्र्य और समानता के इस युग में भी आधी दुनिया से जुड़े ऐसे अनेक पहलू हैं जिनके महत्व को देखते हुए महिला पत्रकारिता की अलग विधा की आवश्यकता महसूस होती है। बाल पत्रकारिता। आज संचार क्रांति के इस युग में बच्चों के लिए सूचना तंत्र काफी विस्तृत और अनंत हो गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट तक उनकी पहुंच ने उनकी जिज्ञासा को असीमित बना दिया है। ऐसे में इस बात की भी आशंका और गुंजाइश बनी रहती है कि बच्चों तक वे सूचनाएं भी पहुंच सकती है, जिससे उनके बालमन के भटकाव या विकृति भी संभव है। ऐसी स्थिति में बाल पत्रकारिता की सार्थक सोच और दिशा बच्चों को सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकती है। बाल पत्रकारिता की दिशा में प्रिंट और विजुअल मीडिया के साथ साथ इंटरनेट की भी अहम और जिम्मेदार भूमिका हो जाती है। आर्थिक पत्रकारिता। कोई भी ऐसा व्यापारिक या आर्थिक व्यवहार जो व्यक्तियों, संस्थाओं, राज्य या देशों के बीच होता है, यह आर्थिक पत्रकारिता के सरोकारों में शामिल है। आर्थिक पत्रकारिता आर्थिक व्यवहार या अर्थव्यवस्था के व्यापक गुण दोषों की समीक्षा और विवेचना की धुरी पर केंद्रित है। जिस प्रकार पत्रकारिता का उद्देश्य किसी भी व्यवस्था के गुण दोषों को व्यापक आधार पर प्रचारित करना है, उसी प्रकार आर्थिक पत्रकारिता की भूमिका तभी सार्थक है जब वे अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर सूक्ष्म नजर रखते हुए उसका विश्लेषण करें और समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभावों को प्रचार प्रसार करने में सक्षम हो। अर्थव्यवस्था के मामले में आर्थिक पत्रकारिता व्यवस्था और उपभोक्ता के बीच सेतु का काम करने के साथ साथ एक सजग प्रहरी की भूमिका भी निभाती है। पत्रकारिता एक अभियान है। जिस तरीके से दूसरे काम सामान्य होते हैं, पत्रकारिता वैसी सामान्य नहीं है। पत्रकारिता कहीं ना कहीं एक उद्देश्य के लिए पत्रकारिता होती है। पत्रकारिता एक मिशन की तरीके से होती है और कहीं ना कहीं पत्रकारिता पर निर्भर करता है, मीडिया पर, मीडिया हाउसेस पर समाज निर्भर करता है और देख करके अपनी राय बनाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक परिवर्तन इसमें देखा जा रहा है। अब या तो इसको हम सामाजिक दबाव कहें, राजनीतिक दबाव कहें या कुछ अन्य शक्तियों का दबाव कहें, खबरों में थोड़ा सा प्रभाव बढ़ रहा है, बाजार का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ रहा है, बाजारवाद का प्रभाव बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से ये स्पष्ट है कि दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी को उन्हीं लोगों से खतरा है जिन्हें इसकी गारंटी देनी चाहिए। राजनीतिक अधिकारी ये निष्कर्ष इस तथ्य पर आधारित है कि रैंकिंग को संकलित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतकों में से ये राजनीतिक संकेतक है जो सबसे अधिक गिरा है, जिसने वैश्विक औसत 7.6 अंकों की गिरावट दर्ज की है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का स्थान 159वें स्थान पर है। 2024 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर भारत का समग्र स्कोर 31.28 रह गया है। भारत में प्रेस स्वतंत्रता का स्तर प्रभावी रूप से 31% है। वैश्विक औसत 7.6 अंकों की गिरावट दर्ज की है। नॉर्वे 91.89 के प्रेस स्वतंत्रता स्कोर के साथ टॉप रैंक पर है। 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पत्रकारों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे खतरनाक देशों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें नॉर्वे सबसे आगे और इरिट्रिया सबसे नीचे है। इस सूची में भारत 159वें स्थान पर है।
जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए चुनौतियों को दर्शाता है। वहीं बढ़ती संख्या में सरकारें और राजनीतिक संस्थाएं पत्रकारिता के लिए अनुकूलतम वातावरण को बढ़ावा देने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रही है, जिससे जनता के विश्वसनीय, निष्पक्ष, विविध समाचारों और सूचनाओं तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसी को लेकर वैश्विक स्तर पर पत्रकार और पत्रकारिता के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित और असुरक्षित देशों की सूची। पत्रकारों के लिए 10 सबसे सुरक्षित देश। पहले नंबर पर नॉर्वे, वैश्विक स्कोर 91.89। डेनमार्क, वैश्विक स्कोर 89.6। स्वीडन, वैश्विक स्कोर 88.32। नीदरलैंड, वैश्विक स्कोर 87.73। फिनलैंड, वैश्विक स्कोर 86.55। एस्टोनिया 86.44। पुर्तगाल, वैश्विक स्कोर 85.9। आयरलैंड, वैश्विक स्कोर 85.59। स्विट्जरलैंड, वैश्विक स्कोर 84.01। जर्मनी, वैश्विक स्कोर 83.84। पत्रकारों के लिए 10 सबसे असुरक्षित देश। पहले नंबर पर इरिट्रिया, वैश्विक स्कोर 16.64। दूसरे नंबर पर सीरिया, वैश्विक स्कोर 17.41। तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान, वैश्विक स्कोर 19.09। चौथे नंबर पर उत्तर कोरिया, वैश्विक स्कोर 20.66। पांचवें नंबर पर ईरान, वैश्विक स्कोर 21.3। छठे नंबर पर तुर्कमेनिस्तान, वैश्विक स्कोर 22.01। सातवें नंबर पर वियतनाम, वैश्विक स्कोर 22.31। आठवें नंबर पर बहरीन, वैश्विक स्कोर 23.21। नौवें नंबर पर चीन, वैश्विक स्कोर 23.36। 10वें नंबर पर म्यांमार, वैश्विक स्कोर 24.41। मानवाधिकार और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ समाज के विकास के लिए निष्पक्ष पत्रकारिता आवश्यक है, लेकिन बेहतर पत्रकारिता के लिए जरूरी है पत्रकारों की सुरक्षा। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पत्रकारिता एक खतरनाक और घातक पेशा बन चुकी है। कई मीडिया कर्मी युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अन्य खतरे वाले इलाके में रिपोर्टिंग के दौरान जान गंवाते हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट छपने के बाद भी कई मीडिया कर्मियों की हत्या कर दी जाती है और आज तक हत्या के ज्यादातर मामलों में उन्हें न्याय भी नहीं मिल पाया है। अगर भारत की बात करें तो पिछले कुछ सालों में कई पत्रकारों की निर्मम हत्या कर दी गई है। 3 जनवरी 1992, नाम राम सिंह बिलिंग, स्थान आजमगढ़, पंजाब। 27 फरवरी 1992, नाम बख्शी तीरथ सिंह, स्थान धुरी, पंजाब। 18 मई 1992, नाम ML मनचंदा, स्थान पटियाला, पंजाब। 31 जनवरी 1993, नाम भोलानाथ मासूम, स्थान राजपुरा। 22 मई 1993, नाम दिनेश पाठक, स्थान वडोदरा, गुजरात। 29 अगस्त 1994, नाम गुलाम मोहम्मद लोन, स्थान कंगन, कश्मीर। 10 सितंबर 1995, नाम मुश्ताक अली, स्थान श्रीनगर, कश्मीर। 10 अप्रैल 1996, नाम गुलाम रसूल शेख, स्थान पंपोर, कश्मीर। 17 मई 1996, नाम पराग कुमार दास, स्थान असम। 1 जनवरी 1996, नाम अल्ताफ अहमद पख्तू, स्थान श्रीनगर। 16 मार्च 1997, नाम सैदान शफी, स्थान श्रीनगर। 27 फरवरी 1999, नाम शिवानी भटनागर, स्थान नई दिल्ली। 13 मार्च 1999, नाम इरफान हुसैन, स्थान नई दिल्ली। 18 मार्च 2000, नाम अधीर राय, स्थान देवघर, झारखंड। 31 जुलाई 2000, नाम वी सेल्वराज नक्कीरन, स्थान पेरम्बलूर, तमिलनाडु। 10 अगस्त 2000, नाम प्रदीप भाटिया, स्थान श्रीनगर। 20 अगस्त 2000, नाम थौना उजम ब्रजमणि सिंह, स्थान इम्फाल। 30 जुलाई 2001, नाम मूलचंद यादव, स्थान झांसी, उत्तर प्रदेश। 14 अप्रैल 2002, नाम पारितोष पांडे, स्थान लखनऊ। 13 अक्टूबर 2002, नाम यमबेम मेघजीत सिंह, स्थान इम्फाल। 21 नवंबर 2002, नाम रामचंद्र छत्रपति, स्थान सिरसा, हरियाणा। 20 अप्रैल 2004, नाम आसिया जिलानी, स्थान कश्मीर। 20 जुलाई 2010, नाम विजय प्रताप सिंह, स्थान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। 11 जून 2011, नाम ज्योतिर्मय डे, स्थान पवई, मुंबई। 7 सितंबर 2013, नाम राजेश वर्मा, स्थान मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। 6 दिसंबर 2013, नाम साई रेड्डी, स्थान बीजापुर, छत्तीसगढ़। 8 जून 2015, नाम जगेंद्र सिंह, स्थान शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।
20 जून 2015 नाम संदीप कोठारी, स्थान बालाघाट, मध्य प्रदेश। 13 अगस्त 2015 नाम संजय पाठक, स्थान फरीदपुर, उत्तर प्रदेश। 3 अक्टूबर 2015 नाम हेमंत यादव, स्थान चंदौली, उत्तर प्रदेश। 13 मई 2016 नाम राजदेव रंजन, स्थान सिवान, बिहार। 23 अगस्त 2016 नाम किशोर दवे, स्थान जूनागढ़, गुजरात। 5 सितंबर 2017 नाम गौरी लंकेश, स्थान बेंगलुरु, कर्नाटक। 21 सितंबर 2017 नाम शांतनु भौमिक, स्थान मंडई, त्रिपुरा। 24 सितंबर 2017 नाम केजे सिंह, स्थान मोहाली, पंजाब। 25 मार्च 2018 नाम नवीन निश्चल, स्थान भोजपुर, बिहार। 29 अक्टूबर 2018 नाम चंदन तिवारी, स्थान चतरा, झारखंड। 19 जून 2020 नाम शुभम मणि त्रिपाठी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। 1 जनवरी 2025 नाम मुकेश चंद्राकर, स्थान बीजापुर, छत्तीसगढ़। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सड़क निर्माण में हुई गड़बड़ी का खुलासा किया, जिसके बाद 1 जनवरी को उसकी हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। 3 जनवरी को लाश मिलने के बाद पुलिस ने 4 जनवरी को मुकेश के 2 चचेरे भाई दिनेश रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके को गिरफ्तार किया। वहीं इसके मास्टरमाइंड ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। दरअसल मुकेश ने रायपुर स्थित एक साथी पत्रकार के साथ मिलकर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की खबर बनाई थी। सुरेश चंद्राकर जो सड़क निर्माण का ठेकेदार था, खबर के बाद सुरेश बौखला गया और मुकेश की हत्या की साजिश रची। बता दें कि सड़क की लागत 120 करोड़ रुपए थी, लेकिन सड़क की खराब गुणवत्ता के बावजूद सुरेश भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मुकेश चंद्राकर आरोपियों का रिश्तेदार था और उनके काम के खिलाफ लगातार न्यूज कवर कर रहा था, जिसके बाद इनके कार्य की जांच भी शुरू हो गई थी। इस बात से नाराज होकर सुरेश चंद्राकर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर इसकी हत्या की। इस मामले को लेकर सियासत भी लगातार हुई। भाजपा इस मामले में कांग्रेस को जिम्मेदार बताने के प्रयास में है और सोशल मीडिया पर कांग्रेस के विधायक के साथ आरोपी सुरेश चंद्राकर की तस्वीरें भी वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि सुरेश कांग्रेस में पदाधिकारी भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सुरेश चंद्राकर को भाजपा का करीबी बता रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मुकेश चंद्राकर के नाम पर एक पत्रकार भवन भी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी घटना हुई कि कहीं ना कहीं कदाचार को लेकर वो एक ऐसे कदाचार पर खबर बनाई थी उसने, चंद्राकर ने, जिसमें सरकारी मिशनरी भी इन्वॉल्व थी और उसमें प्राइवेट पार्टी भी इन्वॉल्व थी। उसको बुला करके जिस क्रूरतापूर्वक उसकी हत्या हुई है, रोंगटे खड़े कर देने ने, लीवर अलग फटा हुआ है, पसलियाँ अलग टूटी हुई हैं, हार्ट भी फटा हुआ है, यानी कितनी जिसको कहना चाहिए अमानवीय दृष्टि से वो जो हत्या हुई है। और ये हत्या इस तरह की पहले नहीं है, दिल्ली में भी हत्याएँ हो चुकी हैं, बिहार में भी हत्याएं हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हत्याएं हुई हैं। हमले तो होते हैं, लेकिन क्रूरतापूर्वक हत्या का ये घटना है। मैं समझता हूँ इसकी निंदा की जानी चाहिए और समाज को स्वयं, जो लोग चाहते हैं कि सात्विक विचार समाज में आए, सकारात्मक विचार समाज में आए, शासन के कार्य अच्छे हों, उन समाज के उन लोगों को भी उठ कर के आके इसका प्रतिकार करना चाहिए, ताकि भविष्य में असामाजिक तत्वों का इतना ज़्यादा ऐसी क्रूरता, ऐसा हौसला न बढ़े। क्या कहा, तुम सच कहोगे और फिर जिंदा रहोगे, झूठ का चाबुक तुम्हारी खाल खींचेगा समझ लो, और फिर सारा जमाना आंख मीचेगा समझ लो। तो जब सत्य ही कहानी लगे, तब तो गूंगा ही ज्ञानी लगे, और नाग भी आएंगे उस जगह जिस जगह रात रानी लगे। और सरकारें चाहती हैं कि काले को धानी कहो, तो भाई आपका रंग धानी है, धानी लगे, जिंदा रहने देना। शून्यतम चाटकारिता, न्यूनतम पत्रकारिता और अधिकतम तटस्थता की स्थिति का पत्रकार बने रहने की कोशिश करता हुआ एक आम आदमी, यानी कि मैं नवीन पुरोहित, बहुत धन्यवाद, आभार।